तो रामचरितमानस पर सियासी विवाद अभी पूरी तरीके से थमा भी नहीं कि एक और धार्मिक विवाद छिड़ गया है। वो विवाद है 373 किलोमीटर और 7 दिन के सफर के बाद नेपाल से अयोध्या पहुंची 2 विशाल शालिग्राम को लेकर के। आपको बताएं कि विवाद है क्या और सवाल क्या उठ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि आज सुबह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अन्य हिंदू संगठनों के लोगों ने पुष्प वर्षा कर इनका जोरदार स्वागत किया। 51 वैदिक ब्राह्मणों ने शालिग्राम शिलाओं का पूजन कराया। इसके बाद नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि और जानकी मंदिर के महंत तपेश्वर दास ने चंपत राय को शालिग्राम शिलाएं सौंप दी। अयोध्या राम मंदिर की तारीख आ चुकी है। आधे से ज्यादा निर्माण का काम पूरा हो चुका है। शालिग्राम की अयोध्या यात्रा के दौरान भी बिहार से यूपी तक भक्तों का जोश और उत्साह देखने को मिला, लेकिन शिला को लेकर शुरू हुए विवाद के ग्रहण ने श्रद्धालुओं के जोश को थोड़ा फीका कर दिया है। अब तक की जो तैयारी है उसके अनुसार शालिग्राम पत्थर से भगवान राम और सीता की मूर्ति बनेगी जो राम दरबार में स्थापित की जाएगी। लेकिन तमाम तैयारियों और भक्त वाले जयघोष के बीच शिला को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि शालिग्राम के रंग को लेकर क्यों विवाद छिड़ा है? काले रंग की शिला से भगवान राम की मूर्ति बनाने पर आपत्ति क्यों है? नेपाल से आई शिला से अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति बनेगी या नहीं? नेपाल से आई शिला या संगमरमर, किससे बनेंगे राम मंदिर के भगवान राम? नेपाल से आई शिला से दूर दूर क्यों हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी? शिला से सीएम योगी की दूरी पर हम आपको आगे पूरी खबर बताएंगे। पहले कुछ बयानों से इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करेंगे। विरोध करने वाले संतों के बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि जब इस विवाद को लेकर TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। कि जो तपस्वी छावनी के महंत हैं परमहंस ने ये साफ तौर पर कहा है कि चूँकि जो शालिग्राम पत्थर हैं उसमें स्वयं भगवान विराजमान हैं तो उसमें छेनी हथौड़ी नहीं चलाई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये अनर्थ हो जाएगा। चंपत राय जी हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक आचार्य, एक परमहंस ने कहा है कि जो एक सवाल ले लीजिए आप, नहीं बात करें तो ये चंपत राय जी हैं जो बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन विवाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वैसे इससे कुछ देर पहले ही चंपत राय जी ने पत्रकारों से बात की थी, मीडिया से बात की थी, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। सवाल ये भी कि जब पूरे देश में अयोध्या मंदिर का इंतजार हो रहा है, नेपाल से लाई गई शिलाओं का मंत्रोच्चार के साथ पूजा हो चुकी है, वैदिक विधि विधान से 6 करोड़ साल पुराने शालिग्राम पत्थर से भगवान राम और सीता की मूर्ति बनाने की तैयारी हो रही है, राम दरबार में शिलाओं को स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, तो अयोध्या में उत्सव जैसे माहौल के बीच विरोध क्यों हो रहा है? अचानक क्यों शिला का विरोध होने लगा? विरोध करने वालों में एक नाम जगतगुरु परमहंस आचार्य का भी है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने पत्थर को भगवान का स्वरूप बताया, पत्थर को तराशे जाने का विरोध किया। क्या कहा आप भी सुनिए। ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों से मैं सादर हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि उन पर जो है तो हथौड़ी छीनी न चलाई जाए। वो स्वयं भगवान हैं, प्रतिष्ठित हैं और लगभग 127 क्विंटल का वजन, पूरी दुनिया में इतने बड़े शालिग्राम कहीं नहीं है जो 2 शिला है। इसके अलावा ये राम लक्ष्मण के स्वरूप हैं, इसलिए राम मंदिर में इनकी प्रतिष्ठा हो और दुनिया के लोग आकर के दर्शन करें, उनका कल्याण हो। इनके ऊपर हथौड़ी छीनी चलाने की जरूरत नहीं है। अगर इनके ऊपर हथौड़ी छीनी चली तो मैं अन्न जल का परित्याग कर दूंगा और समझूंगा अगर भगवान के ऊपर हथौड़ी चल रही है तो फिर दुनिया से अलविदा कहना मैं बेहतर समझूंगा, क्योंकि भगवान शालिग्राम के लिए जो है उनके ऊपर हथौड़ी नहीं चलाई जा सकती है। और इसको लेकर के जितने धर्माचार्य हैं, जितने साधु संत हैं, मैं कह रहा हूं कि उनसे जाके आप पूछ लीजिए, जगत गुरु से पूछिए, जगत गुरुओं से, संतों से, महंतों से, शंकराचार्यों से, सब लोग यही कहेंगे कि शालिग्राम पर हथौड़ी छीनी नहीं चलना चाहिए। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है ऐसा कदापि न करें, नहीं तो घोर अनर्थ होगा, घोर अनर्थ हो जाएगा। और इस अनर्थ को रोकिए और भगवान को इसी रूप में प्रतिष्ठित करिए। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का कहना है कि जब भगवान राम स्वयं श्याम रंग के हैं तो पत्थर को लेकर विवाद क्यों? कोई दूसरा चीज बनाने में तो आपत्ति आ सकती है। स्वयं भगवान का रूप वो विष्णु के रूप में शिला है और राम के रूप में उसकी प्रतिमा बन जाएगी।
तो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति की आवश्यकता नहीं है। यह कहना कि वो काले रंग हैं या नीले रंग के हैं, यह नहीं है, वो श्याम रंग के हैं। और श्याम रंग के पत्थर से यदि मूर्ति बनती है तो उसे किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही कुछ दूसरे संतों का भी मानना है। उनका कहना है कि नेपाल से लाई गई शिला भगवान के स्वरूप हैं, ऐसे में इस पर रंग को लेकर सवाल उठाना गलत है। भगवान राम का रंग भी नीला था, भगवान कृष्ण भी श्याम रंग के हैं, तो पत्थर के काला होने पर आपत्ति क्यों है? पत्थर काला नरवेश्वर महाराज भगवान शिवलिंग का पत्थर निकलता है काला है, वो कहाँ शुभ होता है? और हमारे शालिग्राम काले ही होते हैं, कहाँ अशुभ होते हैं? हमारे कन्हैया काले रंग क्या अशुभ हो जाते हैं? कौन कहता है काला रंग अशुभ प्रचारक होता है? ऐसी गलत फहमियाँ हैं। कहीं कहीं पे हमारे देश में तमाम प्रकार के रंग होते हैं, हर जिससे काला रंग हमारे शनि देवता का प्रचारक है, हम कैसे अशुभ मान लेते हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन तो ये पूरा विवाद इसी को लेकर है कि क्या नेपाल से आई शिला से मूर्ति बनवाई जाएगी? क्या इस शिला का इस्तेमाल भगवान राम और माता सीता दोनों की मूर्ति बनाने में होगा? 4 दिन पहले जब चंपत राय से इस मसले पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, आप जो भी कहा वो आप पहले सुन लीजिए। जब नेपाल सरकार ने वो पत्थर हैंडओवर किए तो उस समय जो वहाँ पे लगाए गए थे और जो वहाँ कहा गया, उसमें ये कहा गया साफ तौर पे कि रामलला की मूर्ति बनाने के लिए ये पत्थर दिए जा रहे हैं। ये तो अखबार में छपा है। नहीं, वो बाकायदा बैनर लगे हैं। मैं आपको फोटोग्राफ और वीडियो दिखा। मुझे ना फोटो से मतलब ना बैनर से मतलब, हमारे हाथ में कुछ आ जाएगा, टाँकी मारने वाला बताएगा कि हाँ बन सकती है, 4 लोग कहेंगे कलर अच्छा है, इसकी तुलना में ये अच्छा है, इसकी तुलना में ये अच्छा है, तो बन जाएगा। कहीं भी गफलत में मत रहिए, किसी का व्यक्तिगत काम नहीं हो रहा है, ये सोसाइटी है, ये समाज है। और एक बार पंचों का निर्णय हो जाएगा तो उसके बाद हम 135 करोड़ की आलोचनाओं को ऐसे ही पी जाएंगे जैसे आचमन कर लेते हैं। अब गफलत में कौन है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 दिन पहले चंपत राय कह रहे हैं कि सब कुछ बाद में तय किया जाएगा, संत तय करेंगे, और वो सीधे सीधे तौर पर बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इसी शालिग्राम से मूर्ति बनेगी। फिर आज जब अयोध्या ये शिला पहुंचती हैं तो चंपत राय खुद वहां पर पूजा अर्चना में मौजूद रहते हैं, लेकिन जब आगे बढ़कर उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। अयोध्या पर शालिग्राम विवाद के बीच एक और विवाद हो रहा है। दरअसल 30 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शिलाओं को गोरखपुर से अयोध्या रवाना करने के दौरान मौजूद रहेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट में भी ये कहा गया था, लेकिन सीएम योगी ने शिला और इस आयोजन से दूरी बना ली। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सीएम योगी नेपाल से आई शिला से दूर दूर क्यों हैं? इसे लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कल नेपाल से चलकर जो शिला शोभा यात्रा गोरखपुर आ रही है, उसी क्रम में गोरक्षपीठ के महंत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा और उस शालिग्राम यात्रा का, शालिग्राम शिला जिस आ रही है उसके स्वागत में मंदिर परिसर में किया जाएगा और विधिवत यहाँ पूजा अर्चन किया जाएगा और जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उसको किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में श्री राम से जुड़ी शिला से वाकई जानबूझकर दूरी बनाई? अगर ऐसा है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ऐसे सवालों पर सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद को प्रखर हिंदुत्व और राम मंदिर निर्माण के संकल्प से खुद को लगातार जोड़ते आए हैं। वैसे दूसरी ओर रामचरितमानस को लेकर विरोध जारी है, लेकिन हम आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने जो दूरी बनाई है इस पर हमारी तहकीकात लगातार जारी है और इसे लेकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो हम बात अब रामचरितमानस के विवाद की कर रहे थे। रामचरितमानस की चौपाइयों के विरोध की वजह से चर्चा में आने वाले मौर्य ने अब कहा है कि गाली देने वाला गाली की पीड़ा को नहीं समझ सकता है। गाली देने वाला गाली देना अपना धर्म समझता है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इस पर रिएक्शन दिया है, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। गाली देने वाले गाली देना ही अपना धर्म समझते हैं और उसी में अपना स्थान समझते हैं। क्या महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही धर्म है? जबकि ये सभी हिंदू हैं।
ये कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को नीच कहता है, अधम कहता है, महिलाओं को नीच में भी नीच, अति नीच बताता है, प्रताड़ित किए जाने की बात करता है, पूरे शुद्ध समाज को अपमानित करने की बात करता है। क्या यही धर्म है? वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता के विरोध में अयोध्या में संतों ने मार्च निकाला, विरोध किया। गंवार शूद्र पशुनारी ये शब्द का उनको रामचरितमानस का ज्ञान नहीं। वो कहीं साधु संत के बीच में आकर के सत्संग करे, तब उनको मालूम होगा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ क्या होगा। जब इसका अर्थ जान लेते तो ऐसा विरोध नहीं करते। साधु संत व्यापारी और जितने सदगृहस्थ सभी लोगों ने एक स्वर से इस चीज का जो है विरोध किया, घुड़दौड़ विरोध किया, और आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पुतला फूंका गया, इससे आदमी जो है, जो चरित्र से हीन व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, वो तत्काल पार्टी से निकाल के बाहर कर देना चाहिए, दूध की मक्खी की तरह। ऐसे लोगों को अपने पार्टी में न रखें, नहीं तो रसातल पर चले जाएंगे। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। क्या कोई सड़क ट्रेन से भी तेज हो सकती है? इस सवाल के जवाब पर ही सत्ता की अगली खबर का फोकस है। आज आपको एक ऐसे एक्सप्रेसवे का फर्स्ट लुक दिखा रहे हैं जो भारत की तेजस और राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से भी तेज है। नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसके बनने के बाद दिल्ली से मुंबई का सफर सिर्फ 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 7 स्ट्रेच में पूरा किया जाना है और दिल्ली के करीब हरियाणा के सोहना से दौसा तक का पहला स्ट्रेच पूरा हो चुका है, जो करीब 210 किलोमीटर का है। इसके बनने के बाद अब दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी करीब 2 घंटे की हो जाएगी, जिसे पूरा करने में अभी करीब 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। 8 लेन का ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1382 किलोमीटर लंबा होगा और इसे बनाने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इस एक्सप्रेसवे के कुछ स्ट्रेच पूरे हो चुके हैं, लेकिन पूरा एक्सप्रेसवे साल 2024 में मार्च से जून के बीच बनकर तैयार होगा। पूरा एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से मुंबई पहुंचने में सिर्फ 12 घंटे का वक्त लगेगा। TV9 रिपोर्टर कुमार कुंदर ने इस एक्सप्रेसवे पर पहुंचकर न्यूज मित्रों के लिए खास रिकॉर्डिंग की है। हमने इसी के जरिए एक रील आपके लिए तैयार की। TV9 भारतवर्ष इस वक्त देश के सबसे मॉडर्न हाईवे पे मौजूद है। ये वो हाईवे है जहां बहुत सफर सुहाना होने वाला है। एक ऐसा सफर जो बहुत दूरी को बहुत कम समय में पूरा करेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। ये नया कॉरिडोर का एक हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हिस्से का 12 फरवरी को उद्घाटन करने जा रहे हैं। फिलहाल जो पहला कॉरिडोर है सोहना से लेकर दौसा तक, वो कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है और उस कॉरिडोर पर जल्द ही आप एक सुहाने सफर की तैयारी कर सकते हैं। आप देखिए नीचे से ये जो ट्रेन की पटरी भी निकल रही है और ऊपर से ये एक्सप्रेसवे है। अगर इस एक्सप्रेसवे से आप जाएंगे तो आपको मुंबई महज 12 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। मतलब ट्रेन से 6 घंटे पहले आप मुंबई पहुंच सकते हैं बाय रोड। सबसे बड़ी खासियत इस एक्सप्रेसवे की है यहां पे चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार। इस पूरे एक्सप्रेसवे पे यहां से लेकर अगर हम दिल्ली से मुंबई तक की बात करें तो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पूरे एक्सप्रेसवे पे एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया गया है। मतलब आपकी गाड़ी को कहीं ब्रेक लगाने की जरूरत है ही नहीं। आपकी गाड़ी सर पर दौड़ेगी और 120 किलोमीटर की रफ्तार जो है बताई जा रही है। शायद यही वजह है कि दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी आप महज 12 घंटों में पूरी कर सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो इस पे टोल टैक्स भी खास तरीके से वसूला जाएगा। मसलन कि जितने किलोमीटर आप गाड़ी चलाएंगे उतने किलोमीटर का टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा और उसके लिए अलग से सिस्टम भी लगाया गया है। ये इस एक्सप्रेसवे की एक अलग ऐसी खासियत है जिससे कि आपको कम पैसे में ज्यादा दूरी जो है आप तय कर सकते हैं और गाड़ियों के हिसाब से तकरीबन यहाँ पे टोल टैक्स निर्धारित किया गया है। इस एक्सप्रेसवे से गुजरात जुड़ रहा है।
इस एक्सप्रेसवे से महाराष्ट्र जुड़ रहा है। ऐसे में बॉर्डर इलाके के जो रोड हैं वहां से होकर जब ये एक्सप्रेसवे गुजरेगी तो इसको सामरिक दृष्टिकोण से इसलिए भी महत्वपूर्ण बनाया गया है और कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कि फाइटर प्लेन भी इस पे आराम से लैंड हो सके। यही वजह है कि हाई टेंशन तारों को भी इस एक्सप्रेसवे से दूर रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे पे कई ऐसे इलाके हैं जो जंगल से होकर गुजर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए खास करके वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। एक ऐसा कॉरिडोर जिसके तहत जो जंगली जानवर हैं वो आराम से कॉरिडोर के नीचे से निकल सके, उनको इस एक्सप्रेसवे पे नहीं आना पड़े, जिससे भी किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना न हो सके। और अब आपको दिखाते हैं जो एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है कैसे वो ट्रेन से भी ज्यादा तेज है। मतलब जितने वक्त में दिल्ली से मुंबई राजधानी या तेजस जैसी ट्रेन नहीं पहुंचाएगी, उससे कम वक्त में इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली टू मुंबई तक जा सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटे दूर हो जाएगा। वहीं अगर ट्रेन की बात करें तो अभी एक सुपरफास्ट ट्रेन दिल्ली से मुंबई पहुंचाने में 22 से 25 घंटे लगाती है, जबकि तेजस एक्सप्रेस 15 से 16 घंटे में और राजधानी एक्सप्रेस 17 से 18 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचाती है। लेकिन ये वक्त इस एक्सप्रेसवे के जरिए 12 घंटे तक ही सीमित हो जाएगा। और वहीं अगर मौजूदा सड़क रास्ते की बात करें तो अभी दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे 8 के जरिए दिल्ली से मुंबई जा सकते हैं, जिसकी दूरी 1448 किलोमीटर है, जबकि इतनी दूरी तय करने में अभी करीब 27 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन 1382 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए यह वक्त आधे से भी कम हो जाएगा। तो इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की एक और खास बात भी आपको बता देते हैं। इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने में 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 50 हावड़ा ब्रिज के बराबर है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 80 लाख टन सीमेंट लगेगा, जो कि देश के वार्षिक उत्पादन का 2% है। इसमें 35 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी का इस्तेमाल होगा। साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 40 लाख पौधे भी लगाए जाने का प्लान है। इसके अलावा किस तरह से ये एक्सप्रेसवे पूरी दुनिया में भारत की साख को तरक्की का गेटवे बनाने वाला है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर से ये भी सुन लीजिए। तो अभी का जो फेज है, इस फेज में दिल्ली से दौसा अगर हम बोलें तो कितना टाइम लगेगा जाने में? देखिए 120 की स्पीड है, 240 किलोमीटर 2 घंटे। या वो कौन सी ऐसी फैसिलिटीज है जो दूसरे हाईवे से इसको डिफरेंट बनाती है? देखिए पूरे एक्सप्रेसवे को हमने दोनों साइड बाउंड्री वाल से कवर किया हुआ है ताकि अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशंस या एनिमल्स का मूवमेंट ना हो सके, इंक्रोचमेंट्स ना हो सके। थर्ड ऑप्शन है कि थर्ड में इसमें वे साइड अमिटीज हमने दी हुई है हर 30 किलोमीटर पे, ताकि यात्रियों को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, ये सारी फैसिलिटी मिल सके। इसके साथ साथ फूड कोर्ट, ढाबा, ट्रक पार्किंग्स, होटल, मोटल, हॉस्पिटल, फर्स्ट एड सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, हेलीपैड, ये फैसिलिटी का प्रोविजंस किया गया है। जो एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है उसमें न सिर्फ दिल्ली मुंबई की दूरी कम हो जाएगी, बल्कि इसे एक तरह से आर्थिक कॉरिडोर भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिन राज्यों से होते हुए ये गुजरेगा वो उनकी इकॉनमी के लिए भी बूस्टर साबित होगा। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा के 3 जिलों, राजस्थान के 7 जिलों के साथ मध्य प्रदेश और गुजरात के 3 जिलों से होते हुए गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे का कितना हिस्सा किस राज्य में होकर निकलेगा, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। 1380 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे में सबसे बड़ा 426 किलोमीटर का हिस्सा गुजरात से जाएगा। दूसरा बड़ा हिस्सा राजस्थान में पड़ेगा, जो करीब 373 किलोमीटर का होगा। इसके बाद एक्सप्रेसवे का 244 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश से निकलेगा। महाराष्ट्र में 171 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे आएगा, जबकि हरियाणा में इस एक्सप्रेसवे का 129 किलोमीटर का हिस्सा आएगा, जहां से इसकी शुरुआत होगी। सबसे खास बात यह कि सुरक्षा के लिहाज से भी इस एक्सप्रेसवे को सबसे खास और सबसे अलग तरीके से बनाया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हर 500 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें एक्सप्रेसवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा एलिवेटेड होगा, यानी ब्रिज नुमा होगा। इसमें कहीं पर स्पीड ब्रेकर नहीं होगा। इस एक्सप्रेसवे पर भी प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए स्ट्रेच बनाए गए हैं, जबकि जानवरों को एक्सप्रेसवे पर आने से रोकने के लिए भी
खास इंतजाम होंगे। ये एशिया का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें जानवरों के लिए ग्रीन ओवरपास की सुविधा दी जाएगी और इसके लिए 8 लेन की 2 सुरंग बनाई जाएंगी। खास बात यह कि अभी ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का है। इनमें आने और जाने के लिए 4-4 लेन है, लेकिन इसे भविष्य में 12 लेन का भी किया जा सकता है। इसके लिए बीच में 21 मीटर का स्पेस छोड़ा गया है और ट्रैफिक बढ़ने पर इसमें दोनों ओर 2-2 लेन और बनाई जा सकती हैं। 12 लेन के बनने के बाद ये दुनिया का पहला और 12 लेन वाला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। और अब एक सवाल जो हमारे हर न्यूज मित्र के मन में होगा, वो ये कि आखिर सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स कितना होगा। तो आपको बता दें कि इसके लिए भी एक नया सिस्टम इजाद किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 65 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से टोल देना होगा और एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी जितनी चलेगी सिर्फ उसी हिसाब से टोल चुकाना होगा। यानी किसी कार के लिए 65 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से टोल लगेगा, जबकि मिनी बस के लिए टोल टैक्स की दर ₹1.05 होगी। बसों और ट्रकों के लिए यह टोल ₹2.20 प्रति किलोमीटर होगा। जेसीबी जैसी मशीनों के लिए ₹3.45, जबकि दूसरे भारी वाहनों के लिए यह टोल ₹4.20 प्रति किलोमीटर होगा। तो आपने कई बार हाईवे पर गाड़ी ड्राइव की है, एक्सप्रेसवे पर भी सफर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या फर्क होता है? हमने न्यूज मित्रों के लिए इस पर भी सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। सबसे पहले फर्क यह है कि हाईवे का रास्ता कई सड़कें काटती हैं, जबकि एक्सप्रेसवे का रास्ता अगल बगल की सड़कें नहीं काटती। हाईवे में एंट्री के पॉइंट कई हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे में एंट्री के कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स ही होते हैं। इसी तरह हाईवे की औसत रफ्तार भी कम होती है, जबकि एक्सप्रेसवे की औसत रफ्तार ज़्यादा होती है। और अब आपको नजरिया 9 भी बता देते हैं। कुछ वर्ष पहले सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च की थी, जिसके मुताबिक एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाने की तुलना में सामान्य सड़क पर गाड़ी चलाने पर ईंधन की खपत 44% तक बढ़ जाती है। आपने नोट किया होगा कि अक्सर कार कंपनियां हाईवेज और शहर की सड़कों पर अपनी गाड़ियों के माइलेज में 2 से 4 किलोमीटर के अंतर का दावा करती हैं, लेकिन CRRI के रिसर्च से पता चला है कि यह फर्क इससे कहीं ज्यादा होता है। इस एक्सप्रेसवे से हर साल कम से कम 32 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी और 85 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा होगी। ये 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। इसलिए सिर्फ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ही नहीं, पूरे देश में कहीं भी एक्सप्रेसवे बनता हुआ दिखाई दे तो उसे ग्रीन और जेब के लिए किफायती समाचार समझिएगा, जो देश के लिए शुभ भी है। और सत्ता में बात अडानी ग्रुप की, जिसके बुरे दिन खत्म ही नहीं हो रहे हैं। आजकल हर सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अडानी ग्रुप को झटके लग रहे हैं। जैसे ही शेयर बाजार सुबह खुलता है, अडानी ग्रुप की संपत्ति कम होने लगती है। लिस्टेड कंपनियों के शेयर गिरने लगते हैं और सुबह से गिरते गिरते शाम तक ये इतना गिर चुके होते हैं कि अडानी अमीरों की लिस्ट में पीछे खिसकते चले जाते हैं। हालात ये हो गई है कि 24 जनवरी और आज की तुलना करेंगे तो भरोसा ही नहीं होगा कि गौतम अडानी तब कहां थे और अब कहां हैं। पिछले 8 दिनों में अडानी ग्रुप के लगभग 8 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं, जबकि गौतम अडानी की निजी संपत्ति 4 लाख करोड़ रुपए कम हो चुकी है। 24 जनवरी को अडानी की निजी संपत्ति 113 अरब डॉलर थी, जो आज घटकर करीब 63 अरब डॉलर हो चुकी है। 2022 में रॉकेट की रफ्तार से पैसा कमाने वाले अडानी उससे ज्यादा तेजी से अब पैसा गंवा रहे हैं। और जब ये सब हो रहा है तो 2 बातों पर हमारी नजर है। पहली बात ये कि बाजार में अडानी ग्रुप की कंपनियों के क्या हाल है। दूसरा, दिल्ली में अडानी ग्रुप पर सरकार और विपक्ष के बीच किस तरीके से टकराव हो रहा है। सरकार की तरफ से अडानी ग्रुप पर लगे आरोप और शेयर के गिरते दामों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन विपक्ष अडानी के शेयरों की तरफ ही लाल है। दोनों सदनों में यह मुद्दा आज उठा। हंगामे के कारण सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष इस पूरे मामले पर बहुत क्लियर है और एकजुट है। उनकी मांग है कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगाए उसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति से ही होनी चाहिए। और आपको बता दें कि 2 बजे के बाद भी इसी मामले को लेकर संसद में हंगामा हुआ और फिर कल तक के लिए संसद को स्थगित करना पड़ा। पहले आप अडानी की व्यापारिक सत्ता पर राजनीतिक चिंगारियों से भरी रील देखिए। सभा की कार्यवाही
करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद होगा। जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छाया वहीं गिरे सुनते ही। पहले से आप कहने शुरू कर देंगे कि साहब ये कमेटी बना दो, ये कमेटी बना दो। आप डिबेट पे तो आओ, फ्लोर पे तो आओ। आपके बात क्या, आपके जो है वो पोथी में कौन सा तर्क और कौन सा तथ्य है, ये तो आप बताओ। इस तरीके से हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर की खुलासा हुई है, उसमें आम लोगों के अंदर ज़्यादा डर पैदा हो गया। स्टेट बैंक कहिए, ये LIC कहिए, ये तो आम लोगों की पैसा है ना। मैटर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण में कुछ भी बोल सकते हैं, चर्चा करने तो उसमें उत्तर मिलेगा। इतना बड़ा महा घोटाला हुआ है अडानी का, जिन लोगों ने अपना SBI में LIC में पैसा लगाया हुआ है वो करोड़ों लोग चिंतित हैं। सरकार इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, कोई JPC बनाने के लिए तैयार नहीं। कमेटी जो है वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जरूरी नहीं है, सरकार जांच करने के लिए तैयार है। सब पैसा निकालने के लिए लाइन में लगने वाले 2-4 दिन बाद देखिए, आप बाहर निकल के देखो यहाँ से, इसके बाद भी बीजेपी के लोग ये कहेंगे कि ये सदन का टाइम बर्बाद करते हैं। तो अडानी पर पॉलिटिकल हमले तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किल बाजार में ज्यादा बढ़ रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कल अडानी ग्रुप पर सीरियल एक्शन शुरू हुआ और यह एक्शन नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर हुआ। कल सबसे पहले एक्शन स्विट्जरलैंड की फाइनेंस बैंकिंग कंपनी क्रेडिट स्विस ने किया। क्रेडिट स्विस ने लोन के बदले अडानी ग्रुप के बॉन्ड लेने बंद कर दिए। RBI ने देश के सभी बैंकों से यह पूछा कि किसने अडानी ग्रुप को कितना लोन दिया है। सिटी बैंक ग्रुप के वेल्थ डिपार्टमेंट ने अडानी ग्रुप की सिक्योरिटीज के बदले लोन देने पर रोक लगा दी। यह सब तब हुआ जब कल ही अडानी ग्रुप ने एक बड़ा फैसला लिया और दावा किया कि बाजार में जो अनिश्चितता का माहौल है उसे देखते हुए नैतिक आधार पर अडानी एंटरप्राइजेस का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO वापस लिया जाता है। निवेशकों ने FPO में जो पैसे लगाए उसे वापस किया जाएगा। अडानी ग्रुप ने FPO के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। पहले इस बारे में एक प्रेस रिलीज जारी की गई और फिर खुद गौतम अडानी इस मामले में सामने आए और उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया। For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations. Our balance sheet is healthy and assets robust. And we have an impeccable track record of fulfilling our debt obligations. तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से अपील है, हमारी ये न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खबरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।